नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। मुख्तार अंसारी और आजम खान दोनों सुर्खियों में हैं। दोनों में काफी समानता भी है। दोनों जेल में हैं। दोनों पर आपराधिक मुकदमे हैं। मुख्तार अंसारी लगातार विधायक होते रहे हैं और लगातार जेल में रहते रहे हैं। आजम खान सांसद रहे हैं, अब विधायक हैं और तकरीबन 2 साल से लगातार जेल में हैं। आजम खान मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर भी हैं। आजम खान कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके खिलाफ सख्ती बरत रही है। आजम के खिलाफ अदालती प्रक्रियाएं जो भी चल रही हों, लेकिन असलियत यही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार आजम खान को संरक्षण दे रही है। ठीक उसी तरह जैसे विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्शन देते रहे हैं। पहले आजम की बात करते हैं, मुख्तार पर बाद में आएंगे। आजम खान पर तकरीबन 70 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कई आपराधिक मामले हैं। फिर भी स्वच्छता, पारदर्शिता और नैतिकता के हिमायती योगी आदित्यनाथ का ध्यान इस पर नहीं जा रहा कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के दिमाग पर या समाज पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के बारे में क्या छवि बन रही होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौहर अली विश्वविद्यालय के छात्रों को नैतिक रूप से हीन भावना से ग्रस्त करने के उत्तरदायी क्यों बन रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र भविष्य में क्या जवाब देंगे कि जिस विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके उन्होंने जीवन में प्रवेश किया, उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अत्यंत बदनाम छवि के व्यक्ति थे। उनकी विद्वत्ता और उनके विद्वत वक्तव्यों के बारे में तो बात ही छोड़ दीजिए। बदनाम इमारतों पर बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदनाम छवियों पर बुलडोजर चलाने के दायित्व से कन्नी क्यों काट रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक्ट 2005 के जरिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने बैठे आजम खान को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय से बाहर करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। विश्वविद्यालय के एक्ट में यह प्रावधान है कि ट्रस्ट का चेयरमैन ही विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा और विश्वविद्यालय का वह सर्वे सर्वा मुखिया होगा। योगी सरकार जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट को भंग कर दूसरे साफ छवि के विद्वान व्यक्ति को ट्रस्ट का चेयरमैन मनोनीत करने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रही, ताकि वह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद संभाल सके। जौहर अली विश्वविद्यालय के सामने संकट यह भी है कि विश्वविद्यालय ट्रस्ट के चेयरमैन सह कुलाधिपति के इतने लंबे अरसे से जेल में बंद रहने के कारण सारे महत्वपूर्ण कामकाज ठप पड़े हैं। तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस भीषण संकट से क्यों नहीं उबार रही। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय एक्ट 2005 की धारा 45 राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करने का सीधा अधिकार देती है। विश्वविद्यालय में विधिक खामियों या उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 45A के तहत विश्वविद्यालय को निर्देशित भी कर सकती है और जवाब तलब भी कर सकती है। यहां तक कि विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 48 के तहत राज्य सरकार विश्वविद्यालय की मान्यता निरस्त भी कर सकती है, यानी यूनिवर्सिटी को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। आपको यह जानना जरूरी है कि विश्वविद्यालय का यह एक्ट राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा गजट नोटिफिकेशन के रूप में प्रकाशित है, यानी यह राज्य सरकार का राज्यादेश है। फिर भी राज्य सरकार आजम खान को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। जेल में बंद व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बने रहने की खुद मुख्तारी पर रोक क्यों नहीं लगा रही। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय ट्रस्ट को इस बारे में सख्त हिदायत और नोटिस क्यों नहीं जारी की। ट्रस्ट भंग कर नया चेयरमैन चुनने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। विश्वविद्यालय को डी रिकॉग्नाइज करने या कुलाधिपति को बर्खास्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस मसले में राज्य सरकार आजम खान को संरक्षण देकर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन क्यों कर रही है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने से राज्य सरकार कन्नी काट रही है। राज्य सरकार का यह रवैया आम लोगों को यह सोचने पर विवश करता है
कि ऐसे में तो मुख्तार अंसारी, अबू सलेम या दाऊद इब्राहिम जैसा माफिया सरगना भी विश्वविद्यालय बनाकर उसका कुलाधिपति बन सकता है। शैक्षिक जगत में व्याप्त हो रही ऐसी कानूनी अराजकता के खिलाफ सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी या नहीं? माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष समाजसेवी सुधीर सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल कर जौहर अली विश्वविद्यालय का मसला उठाया और अदालत से यह मांग की कि वह सीधे हस्तक्षेप करे और कुलाधिपति को बर्खास्त करने का आदेश जारी करे। हाईकोर्ट ने 31 मार्च को जारी अपने आदेश में यह स्पष्ट कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता पहले शासन के समक्ष अपनी बात रखे। याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री से लेकर शासन के आला अधिकारियों तक अपनी बात रखी, अभ्यावेदन दिया, लेकिन सरकार ने न कोई जवाब दिया और न कोई कार्रवाई की। अशोक पांडे से ही सुनते हैं इस बारे में। वाराणसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधीर सिंह की तरफ से मैंने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निर्देश मांगा कि वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक्ट में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से डी रिकॉग्नाइज करे। आधार ये था कि मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का गठन एक एक्ट के तहत हुआ है। उस एक्ट में प्रावधान ये है कि जो मौलाना जौहर अली ट्रस्ट का चेयरमैन होगा वो यूनिवर्सिटी का एक्स ऑफिशियो चांसलर होगा। एक्ट में चांसलर को हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी कहा गया है। सेक्शन 11 में यह व्यवस्था की गई है। उसी एक्ट के सेक्शन 10 में एक प्रावधान है जिसमें चांसलर को ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी कहा गया है। चांसलर को ही वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार की नियुक्ति का अधिकार है। वो नियुक्त प्राधिकारी है। अन्य तमाम दायित्व भी चांसलर होने के नाते उस व्यक्ति को निर्वहन करना होता है। तो मैंने प्रश्न ये उठाया कि जब एक व्यक्ति 2 साल से अधिक समय से जेल में होने के कारण चांसलर के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो आखिर ऐसी यूनिवर्सिटी चल कैसे रही है, कैसे उसमें पढ़ाई हो रही है, कैसे उसमें किस अधिकारिता उसमें डिग्री बांटी जा रही है। और इन परिस्थितियों में मेरा कहना था कि जो सेक्शन 45 ऑफ द जवाहर अली यूनिवर्सिटी एक्ट है वो राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो यूनिवर्सिटी को कानून का पालन करने के लिए कोई निर्देश जारी कर सके। और जो उसी एक्ट का सेक्शन 48 है वो प्रावधान करता है कि राज्य सरकार किसी विश्वविद्यालय को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो मैंने कोर्ट से कहा कि चूंकि आजम खान 2 साल से अधिक समय से जेल में है इसलिए राज्य सरकार को चाहिए था कि वो सेक्शन 45 में दिए गए प्रावधान के तहत यूनिवर्सिटी को निर्देश देती कि वो जौहर अली यूनिवर्सिटी जो जौहर अली ट्रस्ट है उसका चांसलर, उसका चेयरमैन बदले, जिससे नया व्यक्ति यूनिवर्सिटी का चांसलर बने और वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। हमने भी कहा कि चूंकि सेक्शन 49 डी रिकॉग्निशन का पावर देता है तो ऐसा जब चांसलर जेल में है उसके ऊपर 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं तो इन परिस्थितियों में राज्य सरकार की ये भी ड्यूटी थी कि वो सेक्शन 49 के तहत यूनिवर्सिटी को डी रिकॉग्नाइज करती, लेकिन उसने नहीं किया। मेरी याचिका की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक कहते हुए याचिका निस्तारित कर दिया कि जो सेक्शन 45 और सेक्शन 49 के तहत जो प्रावधान है इनके तहत आप जो है राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। और हाईकोर्ट के आदेश के परसुएंस में मेरे क्लाइंट श्री सुधीर सिंह ने राज्य सरकार को और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को एवं माननीय मुख्यमंत्री को अपना प्रत्यावेदन भेज दिया है, लेकिन आज तक उस पर किसी एक्शन की कोई सूचना मुझे नहीं है। प्रत्यावेदन दिए हुए लगभग 1 महीना का समय बीत रहा है लेकिन आज तक उस पर क्या एक्शन हुआ, आजम खान की यूनिवर्सिटी को कोई नोटिस जारी हुई कि नहीं जारी हुई, इसके बारे में कोई सूचना न तो मुझे सरकार की तरफ से मिली है न तो जो अखबार है जो टीवी है उसके माध्यम से मिली है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, अन्यथा सूचना निश्चित रूप से बाहर आती। निश्चित रूप से महीना 15 दिन में और देखूंगा कि राज्य सरकार अपने स्तर से अगर सेक्शन 45 और सेक्शन 49 में दिए गए प्रावधान के तहत अगर कोई उनको निर्देश जारी करती है, उनको डी रिकॉग्नाइज करती है तो ठीक है, नहीं तो निश्चित रूप से अदालत के समय में फिर जाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि चूंकि राज्य सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है इसलिए आप उसको उचित निर्देश जारी करें। तो आपने सुना अशोक पांडे को आजम खान के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों की असलियत के प्रसंग में। अब हम आते हैं मुख्तार अंसारी प्रकरण पर। मऊ का विधायक रहा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी वर्ष 2006 से ही जेल में है।
माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष समाज सेवी सुधीर सिंह और अधिवक्ता अशोक पांडेय ने 4 नवंबर 2020 को ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को अभ्यावेदन देकर मुख्तार अंसारी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 101(4) कहता है कि कोई सांसद या राज्यसभा सदस्य 60 दिनों तक सत्र में उपस्थित नहीं हो तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। उसी तरह संविधान का अनुच्छेद 190(4) कहता है कि कोई विधायक या विधान परिषद सदस्य लगातार 60 दिनों तक सत्र की बैठक में शरीक नहीं होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 4 नवंबर 2020 के सुधीर सिंह के अभ्यावेदन पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के जरिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में कानूनी राय मांगी थी। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि विधानसभा के प्रमुख सचिव इस मसले को एक प्रस्ताव यानी मोशन के रूप में सदन के पटल पर रख सकते हैं ताकि विधानसभा अध्यक्ष संबद्ध विधायक की सदस्यता रद्द करने का निर्णय ले सकें। लेकिन विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने ऐसा नहीं किया। प्रदीप दुबे इस मसले को टालते रहे और मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए वेतन भत्ते लेते रहे। मुख्तार अंसारी अपनी सदस्यता वैसे ही इंजॉय करते रहे जैसे 16 साल से कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित निवर्तमान हो गए और मुख्तार अंसारी की विधायकी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इस अवधि में मुख्तार अंसारी ने वेतन के मद में 6 करोड़ 35 लाख रुपए लिए। अन्य भत्ते, सुविधाएं और ब्याज जोड़ दें तो यह राशि करीब 19 करोड़ रुपए होती है। मुख्तार अंसारी को किए गए भुगतान की इतनी बड़ी राशि की रिकवरी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी 18 फरवरी 2021 को आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर साल भर बाद सुध ली गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया कि यदि विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाए तो सरकार रिकवरी कर सकती है। विधानसभा के विशेष सचिव अशोक कुमार ने 10 फरवरी 2022 को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को यह आधिकारिक तौर पर अवगत कराया कि मुख्तार की सदस्यता निरस्त किए जाने का प्रसंग लंबित है। सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने यह प्रस्ताव ही विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। लिहाजा प्रदीप दुबे के संरक्षण के कारण मुख्तार अंसारी की सदस्यता बनी रह गई। विडंबना यह है कि अगर कोई अफसर जेल जाए तो उसके सस्पेंशन, सैलरी बंद, सुविधाएं वापस जैसी तमाम प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। लेकिन विधायक जेल में रहे तो उसका वेतन भत्ता जारी रहता है, उसकी सारी सुविधाएं जारी रहती हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की नैतिक विशेषता है। मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतुल राय जैसे तमाम लोग ऐसे ही लोकतंत्र के प्रति उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट्स हैं जो जेल में रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी, सुविधाएं और उनकी औकात पर कोई अंकुश नहीं लगता। यहां तक कि अदालत भी हस्तक्षेप करने से हिचकती है। समाजसेवी सुधीर सिंह की तरफ से अधिवक्ता अशोक पांडे ने मुख्तार प्रकरण में भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने जवाब नहीं दिया है। मुख्तार मामले के विधायी और विधिक हश्र के बारे में सुनिए अधिवक्ता अशोक पांडे क्या कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 190 सब क्लास 4 ये प्रावधानित करता है कि अगर कोई विधायक विधानसभा की अनुमति के बिना उसकी बैठकों में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो विधानसभा उसकी सदस्यता रद्द कर सकती है। विधानसभा में विधान परिषद भी आती है। इसी तरह का प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 101 सब क्लास 4 में सांसदों के लिए है कि अगर कोई सांसद लगातार 60 दिवस तक सदन की अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता तो संसद उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। तो चूंकि मुख्तार अंसारी विधायक चुनने के बाद सिर्फ ओथ लेने के लिए विधानसभा आए थे और उसके बाद से 60 से अधिक बैठकों में
उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया और इसके लिए विधानसभा से कोई अनुमति भी नहीं लिया, तो इस नाते वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधीर सिंह की तरफ से मैंने विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका प्रस्तुत किया और उसमें अनुरोध किया कि विधानसभा मुख्तार अंसारी की सदस्यता को रद्द कर दे। बाद मुझे बताया गया कि विधानसभा ने इस मैटर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से लीगल ओपिनियन लिया। उनका भी कहना था कि आर्टिकल 190 सब क्लास 4 के तहत ऐसे व्यक्ति की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए जो लगातार 60 बैठकों से सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा है। इस लीगल ओपिनियन के बाद भी लगभग साल भर तक पिछली विधानसभा अस्तित्व में रही, लेकिन विधानसभा के प्रमुख सचिव ने विधानसभा के समक्ष जो मोशन मूव करना था मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के संबंध में, उस मोशन को मूव नहीं किया और जिसके कारण मुख्तार अंसारी विधानसभा का अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी। निश्चित रूप से किसी को वेतन मिलता है काम करने के लिए, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और अगर कोई विधायक या सांसद जेल में है और उस कारण अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई एयर कूपन, कोई रेल कूपन, कोई टेलीफोन भत्ता देने का क्या औचित्य है, ये प्रश्न भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने सुधीर सिंह की तरफ से उठाया हुआ है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी उन लोगों का जवाब नहीं आया है और ये मैटर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन। निश्चित रूप से संविधान के इंटरप्रिटेशन का मैटर इन्वॉल्व है इसमें कि क्या कोई व्यक्ति जो सांसद या विधायक के रूप में काम कर रहा है, जिसको चुना गया है और वो लगातार जेल में है, तो क्या उसको वेतन भत्ते, कोई पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं। ये अपने आप में संविधान के इंटरप्रिटेशन का मैटर है और उचित फोरम इसका सुप्रीम कोर्ट ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फला एमएलए 2 साल से जेल में, फला एमपी 3 साल जेल में। जैसे अतुल राय का ही केस हम ले लें तो अतुल राय भी लगभग 2-2.5 साल से जेल में है, विधानसभा लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। आजम खान भी लगभग 2 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उसी कार्यवाही में भाग नहीं लिया। तो सदस्यता तो आजम खान की भी रद्द हो जानी चाहिए थी, सदस्यता तो अतुल राय की भी रद्द होनी चाहिए, सदस्यता ब्रजेश सिंह की भी रद्द हो जानी चाहिए थी जो 6 वर्ष तक विधान परिषद के सदस्य रहे और जो उन्होंने विधान परिषद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। तो एक संवैधानिक अराजकता चल रही है और उसके कारण ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है जो लगातार मुख्तार अंसारी लगातार 15 साल से जेल में रहे और उन्होंने वेतन लिया, भत्ते लिए, सब कुछ लिया, अपनी विधानसभा विधायक निधि का पैसा लिया और जेल रहते हुए कैसे आप चिट्ठी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि सरकार जो है जेल में रहते हुए भी सांसद विधायकों को काम करने का अधिकार दे रही है, ये भी अपने आप में गलत है। लंबी श्रृंखला है ऐसे परजीवी नेताओं की, आप उनके नाम बखूबी जानते हैं। वे चाहे अतीक अहमद रहे हों, धनंजय सिंह रहे हों, ब्रजेश सिंह रहे हों, अमरमणि त्रिपाठी रहे हों, आनंद सेन यादव रहे हों, उस्मानुल हक रहे हों, रिजवान जहीर रहे हों, शेखर तिवारी रहे हों, कुलदीप सेंगर रहे हों, खप्पू तिवारी रहे हों, विजय मिश्रा रहे हों, या ऐसे कई खान, पठान, सिंह, पंडित महान जो यूपी से लेकर विभिन्न प्रदेशों के विधायी कर्णधार रहे हैं, वे जेलों में रहते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को घून की तरह खाते रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।